अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हमें शाद अजीम आबादी के बारे में पढ़ना है। मैं आपकी शाज़ा मैडम बोल रही हूँ। आप बुक सामने रखिए और अच्छे से सुनिए। शाद अजीम आबादी अली मोहम्मद शाद के वालिद सईद अब्बास मिर्ज़ा इलाहाबाद के रहने वाले थे। इनके जो अली मोहम्मद शाद के फादर थे, शाद अजीम आबादी का पूरा नाम अली मोहम्मद शाद था। इनके फादर का नाम, इनके बाप का नाम था सईद अब्बास मिर्ज़ा। ये इलाहाबाद के रहने वाले थे, इलाहाबाद में रहते थे। वो 14-15 साल की उम्र में अजीम आबाद पटना चले गए। उस वक्त 14-15 बरस के थे जब ये अजीम आबाद पटना चले गए, जहां अली मोहम्मद 1846 में पैदा हुए। अली मोहम्मद शाद फिर वहां पर कब पैदा हुए? 1846 में। तालीम घर ही पर हुई, जिसका सिलसिला 4 साल की उम्र से शुरू हो गया। तालीम घर पर ही हुई। उस वक्त ये 4 साल के थे जब से तालीम का सिलसिला शुरू हुआ। अरबी फारसी की तालीम का हासिल करने के बाद कुछ अरसा तक अंग्रेजी भी पढ़ी, इंग्लिश भी पढ़ी। अपनी ज़ाती लियाकत और लायक असातिज़ा की तरबियत से उर्दू, फारसी और अरबी ज़बानों नीज़ मजहबी उलूम और फ़नी शायरा में ऐसी महारत हासिल की कि इनका शुमार जो दौर जदीद के अहले इल्म शायरा में से होता है। ये खुद बहुत लियाकत वाले थे, लायक थे, इंटेलिजेंट थे और लायक असातिज़ा भी इनको मिले थे। इनको बहुत एफिशिएंट असातिज़ा भी मिले थे। उन्होंने इनको उर्दू, फारसी और अरबी ज़बान और दूसरे मजहबी आलिम भी इनको अपनी महारत से, अपनी इंटेलिजेंस से इनको बहुत इंटेलिजेंट बनाया और इन्होंने बहुत अच्छा इनको बहुत अच्छी महारत हासिल हुई। और फिर क्या हुआ, ये जो दौर जदीद में बहुत बड़े शुआरा में से शुमार होने लगे। उलूम इस्लामी की तहसील के साथ साथ उन्होंने ईसाइयों, पारसियों और हिंदुओं की मजहबी किताबें भी पढ़ी थी। इन्होंने अपनी इस्लामी किताबों के साथ साथ ईसाइयों की, पारसियों की और हिंदुओं की और दूसरी मजहबी किताबें भी पढ़ी थी। इनकी इल्मी खिदमात के एतराफ में हुकूमत ने 1891 में इन्हें खान बहादुर का खिताब दिया। इन्होंने जो इल्म में खिदमात की, किसने? शाद अजीम आबादी ने। उसी के सिलसिले में इनको गवर्नमेंट ने, हुकूमत ने खान बहादुर का खिताब दिया था। कब? 1891 में। और 1967 में शाद ने इस जहां फानी से कोच किया। ठीक है, फिर वो मर गए 1927 में। नसर व नज़म दोनों में शाद ने कई तसानीफ यादगार छोड़ी है। नज़म में भी और नसर में भी इन्होंने बहुत सारी यादगारें छोड़ी। इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी है जो कदर की निगाह से देखी जाती है, जिनको बहुत कदर होती है। इनकी चंद किताबें इनकी जिंदगी में ही शाया हो गई थी। जब ये जिंदा थे तभी इनकी कुछ किताबें पब्लिश हो गई थी। शाद की गजलों का दीवान इनकी वफात के बाद 1938 में उनके शागिर्द हमीद आबादी ने मरतब करके नगमुल इल्हाम के नाम से शाया किया। और जब ये मर गए शाद अजीम आबादी, उसके बाद इनकी गजलों का दीवान, जो इन्होंने गजलों की किताब लिखी थी, वो फिर इन्हीं के एक शागिर्द हमीद अजीम आबादी ने ही पब्लिश करवाई और उसका नाम रखा नगमुल इल्हाम। ठीक है बेटा। बाद में इनकी खुद नोश्त शाद की कहानी, शाद की ज़बानी और मुत्तद मजमूए भी मंजर आम पर आए। और उसके बाद और भी इनकी किताबें कुछ मंजर आम पर आई, जैसे खुद नोश्त था एक किताब का नाम, दूसरी का नाम था शाद की कहानी, शाद की ज़बानी, और भी कुछ मजमूए मंजर आम पर आ गए। शाद ने मसनवी, गजल, कसीदा, मरसिया और दूसरी असनाफी सुकून में भी इत्तिबा आजमाई। इसने अपनी किस्मत मसनवी लिखने में भी, कसीदा, मरसिया लिखने में भी और भी कुछ सुकून में इसने अपनी किस्मत आजमाई थी। लेकिन इनकी शोहरत का बायस इनकी गजलें हैं। लेकिन ये ज्यादातर मकबूल किससे हुए, ज्यादातर मशहूर किससे हुए? इनकी गजलों से, जो सादगी और गुलावट, तरन्नुम, शीरीनी, कैफ, सरोवर और ताजगी व तासीर की बदौलत लायक तवज्जो है। जो बहुत सादा गजलें है और गुलावट के बगैर है, तरन्नुम है उनमें, शीरीनी मिठास है उनमें और ताजगी है, ठीक है, उन गजलों में, उसकी वजह से ये ज्यादा मशहूर हो गए। शाद के जमाने में गजल का जोर और असर कम होने लगा था। शाद का जमाना जब था उस वक्त गजल ज्यादातर नहीं लिखी जाती थी, उसका जोर थोड़ा कम हो गया था। शाद ने इसे निखारने, संवारने और इस्तेकाम बख्शने में अहम किरदार किया। और शाद ने फिर से ये गजलों का मजमुआ स्टार्ट किया। गजलों की तरफ इसने फिर से दिखाया अपना इस्तेकाम।
تو اس نے پھر سے اس کو سنوارنے کی کوشش کی. زبان کی صفائی اور سادگی شاد کی شاعری کا خاص وصف ہے. ان کی سادگی اور صفائی زبان کی ان کی شاعری میں زیادہ نکھرتا ہے. واردات قلبی کے ساتھ ساتھ اخلاق، فلسفہ اور توحید شاد کے محبوب موضوعات ہیں. ان کی محبوب کتابیں ہیں واردات قلبی، اخلاق، فلسفہ اور توحید شاد کے محبوب اور موضوعات ہیں. یہ کچھ اور ان کی مشہور اور پیاری، جو ان کو خود پیاری تھی، یہ کچھ ان کی کچھ موضوعات ہے. ان سب کو وہ اپنے لطیف انداز بیان سے دل پذیر اور پرتاثیر بنا دیتے تھے. جب وہ کہتے تھے نا اپنی یہ لکھاوٹ، خود غزلیں گاتے تھے یا کچھ موضوعات پڑھتے تھے، کچھ نظمیں پڑھتے تھے جو اس نے خود لکھی تھی، تو اس کو وہ بہت مٹھاس کے ساتھ پڑھتے تھے. بیٹا یہ شاد عظیم آبادی کے بارے میں، تو انشاءاللہ ہم ان کے بارے میں آگے لیسن میں آگے لیکچر میں آپ کو ان کی غزل پڑھاؤں گی. خدا حافظ.